साथियों नमस्कार। आज हम गुरुकुल ज्ञान गंगा के साथ पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन के प्रमुख घटनाक्रम के बारे में। तो आज हम देखते हैं कि भाई उत्तराखंड राज्य निर्माण करने के लिए किस किस प्रकार से योगदान दिया गया है या किन किन लोगों ने अपनी भूमिकाएं निभाई हैं, कितने प्रकार के आंदोलनों से हमने इस उत्तराखंड को निर्माण किया है, क्या इस उत्तराखंड को बनाने से पहले उत्तराखंड की स्थिति कैसी थी, उत्तराखंड निर्माण करने के लिए किन किन लोगों ने अपनी भागीदारी दी थी। उत्तराखंड के आंदोलनों से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं, तो उसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहें। हम इस सेशन में आपको टोटल उत्तराखंड राज्य निर्माण से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण आंदोलन हुए हैं या जिन्होंने भूमिकाएं निभाई हैं, एक एक करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सहित बताने वाले हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बना रहेगा। तो देखिए, उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए किस किस प्रकार से संघर्ष करना पड़ा है, या हम शुरुआती दौर में कुछ स्पेशल बातों से शुरू करते हैं। इस घटनाक्रम को आज़ादी से पहले से लेकर चलते हैं, यानी आज़ादी से पहले उत्तराखंड के मांग को लेकर के कितनी बातें हुई थी या क्या क्या कुछ आंदोलन हमने किए थे। स्वतंत्रता से पहले यदि हम चले जाएं अपने प्राचीन इतिहास में या चंद गोरखा काल के समय में, तो चंद गोरखा काल में कुमाऊं क्षेत्र का एक अपना अलग ही शासन चल रहा था, और पवार क्षेत्र में भी पवार गोरखा काल में अलग शासन चलता था। यानी दो इकाइयों के रूप में उत्तराखंड ऑलरेडी पहले से चल रहा था। उसके बाद जैसे गोरखा आए तो गोरखाओं ने कुमाऊं और गढ़वाल को एकीकरण करके दोनों में शासन करना शुरू किया। उसी के साथ साथ फिर बाद में अंग्रेज आए, और अंग्रेजों के समय में दो हिस्सों में ये उत्तराखंड बंट गया था। यानी एक टिहरी रियासत के रूप में बटा था, जिसे कि गढ़वाल राज के नाम से जानते थे, और एक ब्रिटिश कुमाऊं के नाम से जानते थे। यानी ब्रिटिश गढ़वाल और कुमाऊं एक ही था ब्रिटिश शासन के रूप में। तो इस प्रकार से दो प्रशासनिक इकाई के रूप में चल ही रहा था। फिर भी यदि प्रशासनिक इकाई की बात करें तो उत्तराखंड ऑलरेडी उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों से भिन्न इकाई के रूप में कार्य यहां पर चल रहा था। यह भिन्न इकाई के रूप में ब्रिटिशों ने शुरुआत कर दी थी। यानी चल तो पहले से रहा था, लेकिन ब्रिटिशों ने एक लिखित रूप से कार्रवाई करने के हिसाब से या लिखित दस्तावेज में इस प्रशासन को अलग से चलाया। हुआ क्या था कि जब 1815 में गढ़वाल और कुमाऊं को ब्रिटिशों ने गोरखानी से मुक्त किया था, तब उस समय इन्होंने इस उत्तराखंड को एक सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से और भौतिक रूप से इस प्रकार से एक पृथक इकाई के रूप में देखा था, और पृथक इकाई के रूप में यहाँ पर कार्य भी किया था, क्योंकि यहाँ कुमाऊं की एक अलग कमिश्नरी उन्होंने बनाई, और कुमाऊं कमिश्नरी को कुमाऊं के ही एक जनपद के रूप में ये गढ़वाल को भी बनाया था। हालांकि धीरे धीरे कुमाऊं में भी जनपद स्थापित होने लगे और गढ़वाल में भी जनपद बनाने, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने धीरे धीरे अपना शासन आगे बढ़ाया, और आगे आगे इन्होंने कैसे कार्य किया यहाँ पर बात करते हैं। देखिए, 1815 में हुआ ये था, 1815 में ही कुमाऊं को यानी इस उत्तराखंड को नॉन रेगुलेशन सिस्टम के तहत लागू कर दिया गया था। यानी फर्रुखाबाद कमिश्नरी के अधीन ही आता था, तो नॉन रेगुलेशन एक्ट यानी नॉन रेगुलेशन सिस्टम में इसको रखा था। इसका मतलब ये होता है एक रेगुलेटरी यहाँ पर जो कमिश्नरी थी वो स्थापित नहीं हो पाई थी 1815 में, तो 1815 में नॉन रेगुलेशन के रूप में रखा था। 1874 में इन्होंने अधिसूचित जिला अधिनियम घोषित कर दिया, और 1874 तक इन्होंने यहाँ पर कुछ जनपद भी बना दिए थे। जैसे एक देहरादून जनपद बन गया था 1817 में, उसके बाद 1840 में पौड़ी जनपद बन गया था, और 1840 के आसपास फिर 1891 में दो जनपद और इन्होंने बनाए, और वो बनाए थे कौन, एक नैनीताल और अल्मोड़ा, दो जनपद बना दिए थे। फिर यहाँ पर 1897 में देखें तो प्रथम बार पृथक पर्वतीय क्षेत्र की मांग उत्तराखंड से उठी थी। ये याद रखा जाए, 1897 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये ब्रिटिशों के सामने ये मांग उठी थी, लेकिन ये मांग पूरी होना तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी, पर उत्तराखंड की तरफ से एक अलग से मांग उठी थी, लेकिन ये संभावित नहीं हो पाया था। उसके बाद 1904 में हिल स्टेट शब्द प्रयोग किया गया उत्तराखंड के लिए, और हिल स्टेट ऑलरेडी ये है भी, हिल स्टेट ही है, पर हिल स्टेट शब्द ये प्रयोग किया गया था नैनीताल गजेटियर में, और ये किया गया था 1904 में। आप इसे भी ध्यान में रखेंगे, बहुत खास हो जाएगा ये, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 1928 की बात करें तो 1928 जब साइमन कमीशन भारत आए थे, उस समय उत्तराखंड को लेकर के
उत्तराखंड के लोगों में काफ़ी चिंता थी। वो ब्रिटिश सत्ता से मुक्ति चाहते थे, हम लोग भी, क्योंकि भारत भी वही मांग कर रहे थे। भारत में भी भाई हम ब्रिटिश सत्ता से मुक्ति चाहते थे, यानी ब्रिटिश जितने भी शासन वो यहाँ पर कर रहे थे उससे हमें आज़ादी चाहिए थी। तो यहाँ कुमाऊं के लोगों ने उस समय आगरा और अवध के जो वहाँ पर कमिश्नर थे उस समय या गवर्नर थे, उन गवर्नर के माध्यम से ब्रिटिश सरकार तक पत्र भेजे कि भाई हम इस उत्तराखंड को एक पृथक राज्य के रूप में मांग कर रहे हैं। लेकिन वो जो 1928 की जो मांग थी, साइमन कमीशन जब भारत आया उस समय की जो मांग थी उत्तराखंड की, वो किसी ने स्वीकार नहीं किया। भाई साइमन कमीशन ही वैसे एक प्रकार से विवादित रहा था पूरे भारत भर में। तो एक छोटी सी बात जो उत्तराखंड के लोग उठा रहे थे उसकी मांग पूरी होना पॉसिबल नहीं था, फिर भी उत्तराखंडियों ने ये आवाज़ उठाई थी यहाँ पर 1928 में पत्र के माध्यम से। अब ये तो हो गया ब्रिटिश शासनकाल के दौरान क्या क्या हुआ था अंग्रेजों के समय में, या क्या क्या घटनाक्रम इस समय तक हुआ था 1928 तक। अब बारी आती है उत्तराखंड के आंदोलनकारियों से शुरुआत होती है, यानी उत्तराखंड के आंदोलनकारी या राष्ट्रीय आंदोलनकारियों ने किस किस प्रकार से भूमिका निभाई है उत्तराखंड को निर्माण करने में। यहां पहला घटनाक्रम आता है श्रीनगर सम्मेलन। श्रीनगर में कांग्रेस का सम्मेलन हो रहा था। ये श्रीनगर में जो सम्मेलन हो रहा था 5-6 मई 1938 को हुआ था, 1938 को। ये कब की बात है? स्वतंत्रता से पहले की ही बात है, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता से पूर्व की। तो स्वतंत्रता से पहले 1938 में श्रीनगर में एक कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, और ये जो अधिवेशन चल रहा था इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं आचार्य नरेंद्र देव। ये याद रखा जाए, श्रीनगर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता आचार्य नरेंद्र देव कर रहे थे। अब जैसे नरेंद्र देव इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, यहाँ पर एक मुख्य अतिथि के रूप में पंडित नेहरू जी आते हैं, साथ ही साथ उनके साथ विजय लक्ष्मी पंडित आती हैं, और उत्तराखंड के उस कालखंड के प्रमुख आंदोलनकारी श्रीदेव सुमन जी भी यहाँ पर पहुँचते हैं। तो इस सम्मेलन में जो पंडित नेहरू जी ने उत्तराखंड के जनता के सामने कुछ बातें रखी थी। उन्होंने ये कहा कि ये पर्वतीय क्षेत्र अपनी भौगोलिक दृष्टि से या भौगोलिक परिस्थितियों से, भौगोलिक बनावट के आधार पर बहुत भिन्न है। तो इस पर्वतीय क्षेत्र को या इस पर्वतीय अंचल को इसे अपना प्रशासनिक अधिकार भिन्न मिलने चाहिए, और प्रशासनिक इकाई के रूप में पृथक से इसे कार्य करने के लिए अवसर इसे मिलने चाहिए। ये सब कुछ बातें नेहरू जी ने उस समय कही थी, और ये उत्तराखंड के लोगों के कानों में ये बात पहुंच गई थी। और यहाँ से शुरुआत होती है उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनों की, क्योंकि अभी तक आंदोलन नहीं हुए थे। लेकिन ये भी कोई आंदोलन नहीं था, ये एक केवल सम्मेलन था। उसमें कई लोग शामिल हुए थे, तो कई लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई कि भाई हमें उत्तराखंड अलग से चाहिए। और उसी समय श्रीदेव सुमन ने जो है, ये श्रीदेव सुमन उसी समय दिल्ली में क्या करते हैं, 22 मार्च, देखो 22 मार्च को ऑलरेडी श्रीदेव सुमन ने पहले ही जो है दिल्ली में एक संगठन बना लिया था। तो 22 मार्च 1938 को दिल्ली में श्रीदेव सुमन ने क्या किया, जो यहाँ से पर्वतीय क्षेत्र से पलायन करके दिल्ली गए हुए लोग थे उनको एकत्र किया उन्होंने वहाँ पर, और एकत्र किया तो एक संगठन बनाया। उस संगठन का नाम दिया गणदेश सेवा संघ। ये बनाया था श्रीदेव सुमन ने, कहाँ पर? दिल्ली में। और उसमें कौन लोग थे? वो लोग थे जो लोग यहाँ से पलायन करके दिल्ली गए हुए थे। इन लोगों के सहयोग से एक संगठन बनाया जिसका नाम दिया गणदेश सेवा संघ, और ये बनाया था 22 मार्च 1938। और इसका उद्देश्य था राज्य पृथक की मांग, यानी उत्तराखंड राज्य को पृथक करना। ये मांग के लिए इन्होंने इस संघ का निर्माण किया था श्रीदेव सुमन ने। तब जाकर के जब उन्होंने इस संघ का निर्माण किया तब उन्हें भी लगा कि भाई जब उत्तराखंड में ये श्रीनगर में कांग्रेस सम्मेलन हो रहा है मई में, तो मुझे भी जाना चाहिए। तब श्रीदेव सुमन भी यहाँ पर आए थे पंडित नेहरू जी लोगों के साथ में। बाद में इन्होंने इस गणदेश सेवा संघ का नाम बदल करके हिमालय सेवा संघ नाम रख दिया था, इसका नाम परिवर्तन कर दिया था। तो श्रीदेव सुमन की भूमिका पहले ही अभियान से शुरू होती है श्रीनगर सम्मेलन से। तो यहाँ पर भी इन्होंने उत्तराखंड को अलग राज्य के रूप में देखने की मांग की थी, या उत्तराखंड को अलग राज्य के रूप में मांगने का इन्होंने प्रयास किया था, कि बात रखी थी कि भाई हमें उत्तराखंड अलग चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ये पहला प्रयास था श्रीदेव सुमन जी के द्वारा और उत्तराखंड की जनता के द्वारा। अब यहाँ पर आगे का घटनाक्रम क्या होता है, यहाँ पर देखिए
1939 में देखा जाए तो 1939 में ही ठीक 38 के बाद क्या हुआ कि 1939 में गढ़वाल जागृत संघ बना था। यानी गढ़वाल के लोगों को जागृत करने के लिए, उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को जागृत करने के लिए और उत्तराखंड के लोगों को जगाने के लिए एक जागृत संघ बनाया गया। और इसमें जो लोग थे या इस गढ़वाल जागृत संघ के जो भी सदस्य लोग थे उनमें प्रताप सिंह नेगी जी थे और उमानंद बड़थवाल। ये प्रताप सिंह नेगी और उमानंद बड़थवाल ने पौड़ी में एक राजनीतिक सम्मेलन किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट सम्मेलन था। इस सम्मेलन में इन्होंने उत्तराखंड को एक अलग राज्य के रूप में मांगने का प्रयास किया था। इस प्रकार से 1939 में ये ब्रिटिश सरकार से मांग हो रही थी, यानी इनका उद्देश्य ही पृथक राज्य की मांग था। ये उद्देश्य लेकर के इन्होंने पौड़ी में राजनीतिक सम्मेलन किया था। ये सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट था जो 1939 में हुआ। देखिए 1938 में यहाँ हो गया है और 39 में यहाँ हो रहा है। और ये गढ़वाल जागृत संघ का सम्मेलन था और ये कांग्रेस का सम्मेलन था। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन्होंने पहली मांग रखी थी, किसके द्वारा? गढ़वाल जागृत संघ। कई बार प्रश्न डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि गढ़वाल जागृत संघ की स्थापना कभी थी, तो 1939 में हुई थी और इसका उद्देश्य क्या था? उत्तराखंड पृथक की मांग। उसके बाद एक दूसरा और होता है, वो होता है कांग्रेस सम्मेलन। ये होता है 1946 में। देखिए यहाँ पर काफी गैप हो जाता है 1939 से लेकर के 46, शायद इसके बीच में, इसलिए ये घटनाक्रम नहीं हो पाए। यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फिर इस प्रकार से ये आंदोलन उत्तराखंड राज्य को पृथक मांगने की मांगे नहीं हो पाई, क्योंकि सभी लोग व्यस्त थे, देश में भी बिजी थे, सब अंग्रेज भी व्यस्त थे और उत्तराखंड के जितने अंग्रेज थे वो भी द्वितीय विश्व युद्ध में बिजी हो गए थे। फिर 1946 में कांग्रेस का सम्मेलन होता है हल्द्वानी में। अब हल्द्वानी में जैसे सम्मेलन होता है तो इसका नेतृत्व एक क्रांतिकारी व्यक्ति करते हैं जिनका नाम था बद्रीदत्त पांडे। इन्हें तो आप जानते हैं, कुमाऊं केसरी, जिन्होंने कि 1921 का कुली बेरोजगार आंदोलन भी किया था। तो बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा एक मांग रखी गई ब्रिटिश सरकार से, साफ साफ पृथक राज्य की मांग इन्होंने ये कहा था। उसके साथ ही अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा भी इनके साथ है। और बहुगुणा जी, जिन्हें कि गढ़वाल केसरी कहते हैं, इन्होंने गढ़ कुमाऊं को अलग इकाई के रूप में मांगा था। यानी गढ़वाल और कुमाऊं को एक अलग इकाई के रूप में इन्होंने मांग रखी थी और बद्रीदत्त पांडे पृथक राज्य की मांग कर रहे थे ब्रिटिश सरकार से। और इन्होंने इस कांग्रेस सम्मेलन में एक उद्देश्य रखा था कि पर्वतीय भूभाग को विशेष वर्ग में रखने की मांग रखी थी। विशेष वर्ग का मतलब ये था कि हमें जितने भी मैदानी राज्य हैं या मैदानी क्षेत्र हैं उनके हिसाब से न रखा जाए, हमें कुछ अलग अधिकार मिलने चाहिए। ये सब मांग की थी बद्रीदत्त पांडे, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा आदि लोगों ने हल्द्वानी के सम्मेलन में, जो कांग्रेस का सम्मेलन हो रहा था 1946 में। अब 1946 में ही तत्कालीन जो प्रीमियर उस समय जीबी पंत बनाए गए थे। तो जीबी पंत ने इस मांग को ठुकरा दी थी, ऐसा कहा जाता है, जबकि जीबी पंत भी राष्ट्रीय आंदोलन करता थे। और उसी समय में 1946 में शायद ये मांग इसलिए ठुकराई थी क्योंकि 1946 में कैबिनेट मिशन ने ये भारत के लिए ये घोषणा की थी कि हम भारत में एक संविधान सभा का गठन करने वाले हैं, साथ ही साथ एक अंतरिम सरकार का भी हम गठन करने वाले हैं। तो शायद कहने के भारत के लिए कुछ पॉजिटिव बातें होने वाली थी, इसलिए यहाँ पर 1946 में भी इस पर ज़्यादा ध्यान न दे करके भारत के जितने भी नवनिर्माण की बातें अब अंग्रेज करने लगे थे वहाँ पर ध्यान दिया गया। तो कैबिनेट मिशन के दौरान भी कांग्रेस सम्मेलन में ये बद्रीदत्त पांडे और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने ये मांग रखी थी। उसके बाद ये होता है भारत आज़ाद हो जाता है, ये 46 की बात है और 47 में भारत आज़ाद हो जाता है। 15 अगस्त 1947 को जैसे ही भारत आज़ाद होता है तब जाकर के हमें ये लगता है कि भाई अब तो ये है उत्तराखंड की मांग हमें थोड़ा सा अच्छे तरीके से करनी चाहिए, क्योंकि अभी तक हम जो मांग कर रहे थे वो अंग्रेजों से कर रहे थे, ब्रिटिश सरकार से। तो ब्रिटिश सरकार से हमने एक तो ये श्रीनगर सम्मेलन में कुछ बातें रखी थी कि भाई उत्तराखंड अलग चाहिए, ये सब कुछ बात। भाई यहाँ श्रीदेव सुमन ने दिल्ली में भी एक गर्दे सेवा संघ बना दिया था, ये भी उत्तराखंड को अलग करने के लिए मांग रखी गई थी। गढ़वाल जागृत संघ, यहाँ प्रताप सिंह नेगी और उमानंद बड़थवाल, इन दोनों ने भी ये बात की थी। और कांग्रेस सम्मेलन जो हल्द्वानी में बद्रीदत्त पांडे और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा शामिल थे, इन्होंने भी यही मांग रखी थी। फिर डायरेक्ट भारत आज़ाद हो गया यहाँ पर,
जैसे भारत आज़ाद हुआ तो भारत आज़ादी के बाद हमने इस चीज़ की जो मांग करनी थी ये भारत सरकार से करनी थी। और वैसे ही जैसे भारत आज़ाद हुआ तो भारत को पहले दूसरे कार्य करने थे, नए राज्य नहीं देने थे बल्कि रियासतों का विलय करना था। तो रियासतों के विलय के साथ साथ उत्तराखंड के पृथक की मांग की भी इतनी जल्दी नहीं देने वाले थे भारत सरकार, क्योंकि भारत अभी अभी नया देश बना हुआ था तो इतने जल्दी नहीं हो पाना था। तो उसी समय क्या होता है कि 1948 के आसपास पत्रों के माध्यम से पहली बार जो है उत्तराखंड शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो भी गंगादत्त पांडे के द्वारा। ये आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके याद रखें। गंगादत्त पांडे ने 1948 में सबसे पहले उत्तराखंड शब्द का प्रयोग किया था पत्रों के माध्यम से। पत्रों के माध्यम से क्या मतलब, उत्तराखंड से पत्र भेजे गए केंद्र सरकार तक कि भाई उत्तराखंड को भी एक पृथक राज्य के रूप में बना दिया जाए। तो इस प्रकार से पत्र में उत्तराखंड की मांग रखी गई थी। उसके बाद तुरंत भारत में चल रहा था रियासतों का विलयीकरण। तो कई रियासत विलय हो चुके थे, अंततः हमारे पास टिहरी रियासत भी रह गई थी। अभी तक जूनागढ़ रियासत को हमने जोड़ लिया था, हैदराबाद रियासत को जोड़ लिया था और जम्मू कश्मीर रियासत को भी जोड़ लिया था। अब जरूरत थी कि भाई उत्तराखंड में भी एक रियासत थी जो कि टिहरी रियासत थी। 1 अगस्त 1949 को टिहरी के अंतिम राजा मानवेंद्र शाह ने भी भारत संघ में अपने टिहरी रियासत को विलय कर दिया था और मिलकर के यूपी में शामिल हो गई। यूपी यानी संयुक्त प्रांत उस समय कहते थे, संयुक्त प्रांत में शामिल हो गए। संयुक्त प्रांत के 50वें जिले के रूप में टिहरी को शामिल कर दिया था। तो इस प्रकार से टिहरी जनपद का भी निर्माण हो गया, यानी टिहरी जनपद का भी गठन हो गया था। अभी तक हमारे पास कुल जनपदों की संख्या, यदि हम बात करें जहां तक ये टिहरी बना हुआ है, टिहरी तक जनपदों की संख्या कुछ इस प्रकार से हमने यहां पर बात की थी। 1817 में बन चुका है कौन, ये देहरादून बन चुका है। 1840 में पौड़ी बन चुका है। 1891 में 2 जनपद बने, अल्मोड़ा नैनीताल। और यहां पर उसके बाद 1949 में बनता है टिहरी। अभी तक हमारे पूरे उत्तराखंड में केवल 5 जनपद थे। जब भारत आज़ाद हुआ या जब टिहरी मिला तब तक 5 जनपद बन गए थे। यानी अभी खैर ये जो देहरादून जनपद था ये अभी गढ़वाल में तो नहीं था, पर कम से कम जो अभी हैं उनमें से 5 तो थे ये, पर बाद में तो गढ़वाल में ही जुड़ गया था। लेकिन पहले ये मेरठ मंडल में रहा, फिर सहारनपुर में रहा, फिर लगभग 1975 के आसपास इसे फिर गढ़वाल मंडल में जोड़ दिया गया। इस प्रकार से 1950 में फिर एक बात और होती है। देखो 1950 में क्या होता है कि पर्वतीय विकास जन समिति का गठन किया जाता है दिल्ली में। पर्वतीय विकास जन समिति एक संगठन बनता है और इस संगठन के द्वारा उत्तराखंड को किस प्रकार से मांगा जा रहा था। देखो उस समय हमें चाहिए था एक अलग राज्य, तो अलग राज्य के रूप में हमने हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड दोनों स्टेट्स को एक रूप में मांगा था। यानी हमें चाहिए था हिमाचल और उत्तराखंड एक ही राज्य, क्योंकि दोनों की भौगोलिक स्थिति एक जैसी थी, दोनों की प्रशासनिक स्थिति एक जैसी थी और अपने कल्चर के हिसाब से ये दोनों के दोनों काफ़ी यूनिक थे। इसलिए हमें हिमाचल और उत्तराखंड चाहिए था। ये हिमाचल और उत्तराखंड की मांग पर्वतीय विकास जन समिति ने किया था दिल्ली से और इसका गठन हुआ था 1950 में। कुल मिलाकर के हम उत्तराखंडी उस समय कांगड़ा से लेकर के अल्मोड़ा तक एक राज्य के रूप में मांग रहे थे। किससे? केंद्र सरकार से। उस समय अंतरिम सरकार थी, यानी अभी तक इलेक्शन नहीं हुए थे। अंतरिम सरकार के रूप में जिसमें नेहरू जी प्रधानमंत्री थे अंतरिम सरकार में भी, उनसे मांग रखी और हम चाहते थे कि कांगड़ा से लेकर के अल्मोड़ा जनपद यानी पिथौरागढ़ जनपद को भी मांग रहे थे, क्योंकि अल्मोड़ा का ये हिस्सा उस समय पिथौरागढ़ था। पिथौरागढ़ अलग से तो बना नहीं था क्योंकि पिथौरागढ़ 1960 में बनता है। इसलिए हमने कांगड़ा से लेकर के अल्मोड़ा पिथौरागढ़ तक की मांग रखी थी, लेकिन ये ऐसा नहीं हो पाया। इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि आगे की जो कंडीशन आती है, ये जो कल्पना थी हमारी कि भाई हम हिमाचल और इस उत्तराखंड को एक बनाएंगे, ये नहीं हो पाया। उसके बाद हुआ ये कि राज्यों की मांग को लेकर के कई आंदोलन शुरू हो गई और 1952 के आसपास तेलुगु भाषी राज्यों ने आंदोलन शुरू कर दिए। दक्षिण भारतीय राज्यों ने उन्होंने एक नए राज्य की मांग कर दी और 1953 में सबसे पहला देश का जो राज्य बना था वो आंध्र प्रदेश बन गया था, वो भी भाषा के आधार पर, क्योंकि कई लोग डिमांड कर रहे थे कि हमें राज्य चाहिए, राज्य चाहिए, राज्य चाहिए।
और भारत सरकार चाहती भी थी कि राज्य दें, लेकिन ऐसा संभव तो नहीं था कि सबको एक साथ दें, विचार विमर्श करके ही। तो उसके बाद नेहरू जी ने एक सीधा फजल अली आयोग का गठन करवाया और फजल अली आयोग ने 1956 में जो है देश को राज्यों में विभाजित कर दिया। उस समय टोटल 6 केंद्र शासित प्रदेश इन्होंने बनाए थे और 14 राज्य बनाए थे। उन 14 राज्यों में दुर्भाग्य से हमारे उत्तराखंड का कहीं भी नंबर नहीं था और हमें संयुक्त प्रांत में ही रखा गया। भाई देखो, जब हम इतने समय से मांग कर रहे हैं, कई सम्मेलन हमारे यहाँ हो चुके हैं, हम चाहते थे हमें अन्य मतलब अलग राज्य के रूप में दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं दिया गया। तो ये सरासर हमारे साथ एक प्रकार से धोखा हो रहा था, तो हम इस चीज़ को सहन नहीं कर पाए। उसके पश्चात शुरुआत होती है मानवेंद्र शाह से। मानवेंद्र शाह को आंदोलनों में लिया जाता है उत्तराखंड के क्रांतिकारियों द्वारा और उनके नेतृत्व में बहुत भीषण आंदोलन किया जाता है, लेकिन वो आंदोलन वो भी स्थगित हो जाता है भारत चीन युद्ध के कारण। तो कई परिस्थितियां यहाँ से आगे बनती है, उससे अगली सीरीज में हम बात करेंगे और शायद इसके बाद 1 या 2 वीडियोज इसकी बन जाएगी, मैं उसमें टोटल कंप्लीट बता दूंगा। और एक स्पेशल वीडियो सीरीज तो हमारे 1994 के जितने भी कांड हुए हैं, जितने भी उत्तराखंड में बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, जितने भी कांड में कितने लोग शहीद हुए हैं, किन किन लोगों ने शहादत दी है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इससे आगे के जो रहस्य हैं या इससे आगे के जो पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये वाला भी बहुत खास था। इसमें भी आप याद रखें, एक भी चीज़ें ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट ना हो, आने वाले परीक्षा में इधर से भी पूछे जाते हैं। ये देखिए, यहीं पर आप याद रखें, आचार्य नरेंद्र किस सभा को संबोधित करते हैं या किस सभा के अध्यक्ष थे? वो थे भाई श्रीनगर सम्मेलन के। ये 1938 में 5-6 मई, कितना खास है। दिल्ली में श्रद्धेय सुमन ने कितनी तारीख को गणदेश सेवा संघ बनाया था? 22 मार्च 1938। हो सकता है आपको 1938 याद है, लेकिन 22 मार्च नहीं है। तो एक एक चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये कुछ घटनाक्रम मैंने यहाँ पर भी लिखे हुए हैं, यानी कुछ बातें यहाँ भी लिखी हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर भी हम बात कर चुके हैं 1-2 ये कुछ विशेष मिशन पर, या मिशन ही थे ये 1939 में, 1946 में और 1950 में। और 1950 में जैसे ये हुआ, इसके बाद देश में संविधान लागू हो जाता है। अब इसके बाद हम देश में संविधान लागू होने के बाद कैसे मांग रखेगी और किस किस प्रकार से आंदोलन किए गए, उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और कल ही पढ़ेंगे। और आप बिल्कुल इंतजार करें और चैनल पर लगातार बने रहेगा। तो मिलते हैं कल अगली वीडियो में और इसी की सीरीज आगे लेकर के आएंगे। जब तक कि ये खत्म नहीं हो जाता है इसको कंप्लीट पढ़ेंगे, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन न छूटे। बाकी आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।